नमस्कार, स्वागत है आपका 5 की बात में। मैं हूं सिकता देओ। मद्रास हाईकोर्ट की जज जस्टिस अनीता सुमंत की एक टिप्पणी एक बड़ी बहस की गुंजाइश पैदा कर रही है। उनका कहना है कि आज की जाति व्यवस्था 100 साल से भी कम समय की है। जो लोग सनातन धर्म का मतलब नहीं समझते वही इसकी आलोचना कर रहे हैं। इसे बढ़ाने का काम वो लोग कर रहे हैं जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। क्या वाकई ये सही स्थिति है? विवाद की शुरुआत तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन, मंत्री सीकर बाबू और सांसद ए राजा के सनातन धर्म पर दिए बयान से हुई। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को बीमारी बताया। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी है। इनसे लड़ा नहीं जाता, इनको मिटाया जाता है। ये सामाजिक न्याय और बराबरी के खिलाफ है। सितंबर 2023 के इस बयान को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुआ, बहसें भी चली, मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा। अब मद्रास हाईकोर्ट की जज अनीता सुमंत ने अपना फैसला सुनाते हुए सनातन धर्म और जाति व्यवस्था पर कई टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने ठीक से धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं वही सनातन धर्म की आलोचना करते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था में जाति का आधार जन्म नहीं, पेशा था। आज जाति के नाम पर लोग जो उग्रता दिखा रहे हैं उसकी वजह राज्य द्वारा जातियों को अलग अलग फायदे देना है। मौजूदा जाति व्यवस्था 1 सदी पुरानी भी नहीं है। लोग जातिगत उन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं जो राज्य के हित में नहीं है। उन्होंने आर्यों के बाहर से आने की बात को भी एक ख्याल भर बताया है। जो लोग सनातन धर्म की आलोचना कर रहे हैं वो एक समुदाय के खिलाफ घृणा का प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जस्टिस अनीता सुमंत ने तीनों नेताओं पर किसी कार्रवाई की बात नहीं की, लेकिन उनकी ये टिप्पणियां कई इशारे कर रही हैं। इसमें शक नहीं कि जाति खत्म होनी चाहिए, लेकिन जाति व्यवस्था बनी हुई है तो कैसे बनी हुई है? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं की कोशिशों के बावजूद ये मिट्टी क्यों नहीं? भारतीय संविधान की बराबरी की प्रतिज्ञा के बावजूद बनी क्यों हुई है? ये सारे सवाल हैं जिन पर अदालत के बाहर विचार करने की जरूरत है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान, प्रोफेसर बद्री नारायण, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही प्रोफेसर रविकांत, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। और प्रोफेसर बद्री नारायण, शुरुआत इसी से कि जाति बनाम धर्म की बहस पर जो टिप्पणी की है जस्टिस ने, क्या वाकई ये एक ऐसी बहस है जिसे ज्यादा लोग इस वक्त समझ नहीं पाते और बेवजह इसको तूल दिया जाता है? बिल्कुल सही सिकता। और जो जज का माननीय आदरणीय जज का जो बयान है वो बहुत ज्ञानपूर्ण है और बहुत ही वेल रिसर्च्ड है। और उनका ये जो मानना है कि स्टेट के साथ जैसे ही कास्ट जुड़ती है वैसे ही कास्ट की मीनिंग बदल जाती है। और कास्ट वहाँ एक खास तरह से इंक्लूजन एक्सक्लूजन, फायदे लाभ की चीज हो जाती है। तो कास्ट की जो ओरिजिनल मीनिंग है समाज में वो जैसे ही पॉलिटिक्स में आती है वो बदल जाती है। तो मुझे लगता है कि ये एक सही और सही ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। और दूसरा क्या है कि किसी भी स्टेट से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है जब किसी भी धर्म पर कमेंट करता है तो वो अपने आप में एक पोलराइजेशन, एक एक्सक्लूजन, एक अलग तरह की डिस्क्रिमिनेशंस को जन्म देता है। क्योंकि वो जिस जगह पे बैठा होता है वो ऐसा जगह नहीं होता कि किसी को आप एब्यूज, किसी की आलोचना करें, आप किसी को समाप्त करने की बात करें, किसी को खत्म करने की बात करें। यानी लैंग्वेज में वायलेंस नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज में डिबेट हो, डिस्कशन हो, आर्गुमेंट हो, बट वायलेंस नहीं हो। ये समाप्त करना अपने आप में कोई वायलेंट लैंग्वेज है। तो मुझे लगता है इसकी भी आलोचना अगर जज के बयान उसमें आती है तो मुझे लगता है कि ये एक सही तरीका है। और जुडिशियरी इतना वेल रिसर्च आर्गुमेंट्स को लेके आगे बढ़े ये कम देखा जाता है। हालांकि होते हैं बड़े बड़े बहुत लंबे जजमेंट्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सही प्रक्रिया है सोचने का कि जाति को कहता जो जो ओरिजिनल मीनिंग है और राज्य की मीनिंग है, जाति का राज्य के राजनीति के साथ जो संबंध है और समाज के साथ जो संबंध है उनमें कई बार एक तरह की मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन कई बार उसमें अलग अलग मीनिंग होते हैं। उन अलग अलग मीनिंग को समझने की जरूरत है और उनको समझ करके अपने को भी अनुशासित करने की जरूरत है। क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं जब जिसके एक एक बयान का, एक एक एक्ट का जनता पर असर पड़ता है।
और वो कहीं से भी जैसे ही वो वायलेंट होगा, जैसे ही वो जी एक्सक्लूजन पैदा करने वाला होगा, वैसे ही समस्या करता है। जी। प्रोफेसर रविकांत, आप जस्टिस ने ये भी कहा कि जो जाति का आधार है वो पेशा रहा है, जन नहीं रहा है। ऐसे में सनातन धर्म कहकर जाति के नाम पर समाज को बांटने की कोशिशें भी होती रही हैं। देखिए, जस्टिस महोदया ने जो अपना वर्डिक्ट दिया है और जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन की है, उस वो एक पहलू है उसका, इसमें कोई दुराई नहीं। लेकिन अगर वो ये कह रही है कि जाति व्यवस्था 100 साल की पुरानी है, उसके पहले नहीं है, तो मुझे लगता है ये तथ्यात्मक रूप से ही गलत है। क्योंकि जाति इस देश का डीएनए है और ये हजारों साल पुरानी व्यवस्था है। वर्ण से जैसे ही आगे ये देश बढ़ता है तो वो जाति व्यवस्था में तब्दील हुआ, इसमें कोई दुराई नहीं। और तमाम स्मृतियां और पुराण इस बात के गवाह हैं। मैं कोई अपनी तरफ से ये बात नहीं कह। अगर आप इस आधार पर कह रहे हैं कि साहब जब से जाति जनगणना होने लगी है तब से जाति व्यवस्था आ गई है, तो पहली जनगणना ही 1872 में हुई है। अगर हम केवल इसी को आधार मान लें तो पहली जनगणना भी 1872 हुई है। और दूसरा, निश्चित रूप से पेशा रहा है, लेकिन इसी देश की इसी सामाजिक व्यवस्था में जो नीच पेशे हैं, जो गंदे पेशे हैं, वो किसके खाते में गए? पूजा कराने का काम, शिक्षा देने और लेने का काम किसके खाते में गया? पूरे समाज की सेवा करने का, माने 3 वर्णों की सेवा करने का ठेका किसके सिर पे फोड़ दिया गया? ये भी उनको बोलना चाहिए ना। जाति व्यवस्था की वजह से ये चीजें, और वो जो कह रही हैं कि समाज में वो नहीं होना चाहिए, तो अच्छी बात है, जाति व्यवस्था खत्म हो। लेकिन जाति व्यवस्था के आधार पर जो गालियां दी जा रही हैं, अभी बद्री जी कह रहे थे हिंसा जैसी बात नहीं होनी चाहिए। अरे साहब, इस समाज ने तो जातिगत गालियां बनाई हैं। जाति के आधार पर लोगों को देखना अपशकुन माना जाता था, तो वो हिंसा नहीं थी क्या? रोज जो गालियां दी जाती हैं सामंती तत्वों के द्वारा, ब्राह्मणवादी तत्वों के द्वारा, वो गालियां नहीं, हिंसा नहीं है क्या? उन शब्दों में हिंसा नहीं है क्या? तो एक बड़ा समाज हजारों साल से उन गालियों को, उन शाब्दिक हिंसा को सहता आ रहा था। और अगर उसे संविधान के जरिए, और जो ये कह रहे हैं कि साहब जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए या सरकारों को नहीं करना चाहिए, संविधान ने ही आरक्षण दिया है, किस आधार पर दिया? रविकांत, ये भी तो सही है कि जो लोग सनातन धर्म की आलोचना कर रहे हैं वो एक समुदाय के खिलाफ घृणा का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो जो सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों पर गौर करने के बजाय केवल ये बात करना कि नहीं साहब उन्होंने तो ये कह दिया तो घृणा का प्रचार हो गया। भाई, दलितों के खिलाफ क्या हो रहा था? महिलाओं के खिलाफ इस देश में क्या हो रहा था? अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो सरेआम कहा जाता है कि नरसंहार होना चाहिए, ये क्या घृणा का प्रचार नहीं है? एक दो बातें स्टालिन की गलत हैं, मैं मानता हूं, जहां वो कहते हैं कि उसको एबोलिश हो जाना चाहिए। किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को खत्म करने की जरूरत नहीं है, और ना किसी के कहने से होगा। जिस धर्म को यह माना जाता है कि वो बेहद सहिष्णु है, वो इतनी जल्दी असहिष्णु कैसे हो गया कि वो एक एक शब्द उन्होंने बोल दिया कि साहब इसको मिट जाना चाहिए। स्टालिन के बोलने से क्या वो मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। लेकिन आपको एक्चुअली पलटवार करना है तो आप खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपके पूरे थियोलॉजी में, आपके आदर्श में तो वैध की हिंसा हिंसा न भवति। बिल्कुल। तब तो मैं वो यहाँ हिंसा पे नहीं है। प्रोफेसर बद्री को लाना चाहूंगी। जो बात हमने शुरुआत में की प्रोफेसर बद्री, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं की कोशिशों के बावजूद ये क्यों अभी भी प्रचलित है, क्यों नहीं मिट पाई है? देखिए, जो कास्ट को समाप्त हो जाना चाहिए था, और ये अंबेडकर साहब का, गांधी जी का, आपने जैसा कहा, सबके प्रयास, सबका बड़ा प्रोजेक्ट रहा है, और सबने इस पे काम भी किया है। हमारे तमाम समाज सुधार आंदोलनों ने इस पे काम किया है। लेकिन राजनीति ने आकर के इसको नया जीवन दे दिया है। डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स ने, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, चाहे इस पक्ष में चाहे उस पक्ष में, लेकिन उसको एक नया जीवन दे दिया है, और हर चुनाव उसको एक नया जीवन देता जाता है। आपको देखा ही होगा आपने, जब एनालिसिस होती है, कास्ट के आधार पे संख्याएं गिनी जाती हैं, वोट्स तय होते हैं, टिकट्स तय होते हैं, तो जो जाति हो सकता है आपके जीवन में बहुत सब्लिमिनल मीनिंग रखती हो, वो जाति आपकी राजनीति के कारण और प्रभावी हो जाती है। फिर जैसे ही वो स्टेट बेनिफिट से जुड़ जाती है, वैसे ही और प्रभावी हो जाती है।
तो कहते, जिसको काशीराम जी कहते थे कि जो जाति है वो जो एनालिसिस ऑफ कास्ट का पूरा प्रोजेक्ट है जो अम्बेडकर का था, वो जाति से काटी जा सकती थी, लेकिन एक लंबा समय गुजर गया, वो जाति से काटे जाने का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। फिर उसने जाति को काटो नहीं होके, जाति ने जाति को नया, जैसे होता है ना, वायरस मल्टीप्लाई करता जाता है। वो चाहे दलित में हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे ऊंची जातियों में, सब में वो जी। मल्टीप्लाई होता गया है। तो अगर उसको मल्टीप्लिकेशन को कोई सही माने कि साहब यही एक तरीका है जिससे जाति से मुक्ति हो सकती है, तो मानता रहे। आज तक तो हुआ नहीं, और अगला 1.5-2 साल, पता नहीं कितने साल हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। वो भी एक रास्ता है, जिस रास्ता की तरफ लोग चले हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चल रही है इनफॉर्मल वे में। फॉर्मल वे में कहती है कि हम जाति को समाप्त करना चाहते हैं, इनफॉर्मल वे में वो जाति को पुनर्रचित करती है, नया अर्थ देती है, नया जीवन देती है, नया वायरस क्रिएट करती है उसकी। तो ये मुझे लगता है कि अभी पुनर्विचार किया जाना चाहिए कि स्टेट, पॉलिटिक्स और जाति का रिश्ता बिल्कुल। कैसा होना चाहिए और कितना होना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक बहुत अच्छी किताब है निकोलस डर्क्स की, द कास्ट ऑफ माइंड, वो पढ़ा जाना चाहिए। उसमें वो वेल रिसर्च बुक है। वो बताते हैं कि भारत में कास्ट सेंसस के पहले, यानी अंग्रेजों के आने के पहले, जी। जातियों में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी थी। जातियां थी, लेकिन ऊपर से नीचे जाने की, नीचे से ऊपर जाने की बहुत छूट थी। प्रतापगढ़ पर उनका अध्ययन है, जी कैसे वहां के प्रोफेसर। कम्युनिटीज में आगे बढ़े और मोबाइल होकर के उन्होंने हायर स्टेटस एक्वायर किया और राजा भी बने। बहुत सारे जी उसमें जो जी मोबिलिटी है, मोबिलिटी के स्टोरीज हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें भी पढ़ी जानी चाहिए, जानी जानी चाहिए। और बहुत गहरा अध्ययन से ही जाति के बारे में कुछ कहने की बिल्कुल। स्थिति आएगी, नहीं गहरे तो अध्ययन सिर्फ और फ्रैगमेंट में बहस से ही एक रास्ता निकलेगा, जो आप दोनों कह रहे हैं। भारतीय संविधान की बराबरी की प्रतिज्ञा के बावजूद भी ये क्यों बनी हुई है, ये सारे सवाल हैं जिस पर अदालत के बाहर भी विचार करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर बद्री नारायण और प्रोफेसर रविकांत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही था, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस लंबी खिंच सकती है। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया। और अब एक अहम खबर मणिपुर से, जहां पर सेना के एक अधिकारी का अपहरण कर लिया गया है। आज सुबह उन्हें उनके घर से उठा लिया गया। वो थाउबल के रहने वाले हैं। सेना अपने इस अफसर के लिए तलाशी अभियान चला रही है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी के पास। रतनदीप, इस बारे में भी और क्या जानकारी हाथ लग पाई है? देखिए, जो सेना के आला अधिकारियों के साथ हमारी बात हुई है, तो सूत्रों के मुताबिक जो हमें खबर लग रही है कि आज सुबह 9 बजे के बाद ये हादसा हुआ है, जो कि सेना के एक जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं जो कि मणिपुर के बाहर पोस्टेड हैं और छुट्टी लेके घर आए हुए थे। थौबाल ज़िले में उनका घर है। उनको अज्ञात लोगों ने अगवा कर लिया उनके ही घर से। उनको एक गाड़ी में उठा के वो लेके चले गए। अब बहुत बड़ी एक सर्च ऑपरेशन जारी है। इस पे सेना और बाकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं सब इसमें मौजूद हैं। और ये तब हुआ है जब कि मणिपुर में, इसके पहले भी हमने देखा पिछले महीने, जो इम्फाल में एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी, उनके घर में अज्ञात लोग जो कि बंदूक लेके आए थे, उन्होंने हमला किया। वहाँ पे उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और जो अज्ञात बंदूकधारी जो लोग आए हुए थे, उनके बीच फायर फाइट हुई और इसके बीच से उनको कुछ टाइम के लिए उनको भी अगवा करके लेके गए। इसके बाद छोड़ दिया गया। इसके पहले देखा गया था कि सेना के एक पूर्व के जवान, उनकी भी मौत हुई थी, जो पिछले साल जो जाति हिंसा मणिपुर में चल रही थी उसमें। और उसी जाति हिंसा में देखा गया था कि सेना के एक जवान जो कि जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं, उनके घर वालों को भी मारा गया था। तो कहीं ना कहीं पे ये चौथी घटना है जहाँ पे कि सेना के या फिर सुरक्षा बल के सिक्योरिटी फोर्सेस के कोई जवान के खुद या फिर फैमिली मेम्बर ये जो वायलेंस हो रहा है मणिपुर में, इसके शिकार हुए हैं। और अब ये दूसरी घटना है 2 महीनों में जहाँ पे कि सुरक्षा कर्मी या फिर सुरक्षा बल के ऑफिसर को अगवा किया गया है। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो मणिपुर में सेना के एक ऑफिसर का अपहरण कर लिया गया है और आज सुबह ही उनको उनके घर से अगवा किया गया। सेना अपने इस ऑफिसर के लिए तलाशी अभियान इस वक्त वहां चला रही है।
क्या हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था एक तमाशा बनती जा रही है? तरह तरह के घपलों से घिरी हुई है, तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त। शिक्षा के नाम पर भर्ती से लेकर परीक्षा तक इतनी तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं कि हैरानी होती है। ताजा खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर आज ईडी ने छापेमारी की। राज्य में 6 अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी चली। प्रसन्न कुमार रॉय की गिरफ्तारी के बाद ये छापे पड़े। प्रसन्न पूर्व मंत्री पार्थो चैटर्जी के करीबी हैं। और मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ हैं, चलते हैं सीधे मुकेश के पास। मुकेश, इन छापों के बारे में अभी और क्या अपडेट मिल पाया है? देखिए, पश्चिम बंगाल का जो शिक्षा भर्ती घोटाला है उस मामले में ईडी ने एक बार फिर कार्रवाई की है। इसमें आज सुबह से पश्चिम बंगाल में 6 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है और ये छापेमारी जो प्रसन्न कुमार रॉय है, जो कि एक बिचौलिया है और उसको हाल ही में ईडी ने अरेस्ट किया था, उसकी अरेस्टिंग के बाद उसने कुछ लोगों के नाम बताए हैं और उसी की निशानदेही पर ये छापेमारी अलग अलग जगहों पर की जा रही है। ईडी के मुताबिक जो पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी हैं, जो कि इस पूरे घोटाले में अरेस्ट हो चुके हैं, उनके कुछ करीबी हैं जिनके ठिकानों पर रेड चल रही है। इसके अलावा उनकी जो काफ़ी करीबी दोस्त हैं अर्पिता मुखर्जी, इनको भी ईडी ने अरेस्ट किया था और उनके ठिकानों से करीब 100 करोड़ रुपए के गहने और कैश बरामद हुआ था। उनके कुछ करीबी हैं, उनके ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। ये घोटाला 2012 से लेकर 2022 के बीच में है। उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे और आरोप ये है कि उस दौरान बड़ी संख्या में पैसे लेकर लोगों को टीचर जो है शिक्षक के तौर पर भर्ती किया गया और भी जो काम थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो पैसे लेकर किए गए। तो ये घोटाला जो है कई सौ करोड़ का है, जिसको लेकर पहले पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उसके बाद फिर ईडी ने इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री से लेकर कई नामी गिरामी लोग जो हैं वो इस केस में आरोपी हैं। और अब एक बिचौलिए प्रसन्न कुमार रॉय की निशानदेही पर आज पश्चिम बंगाल में 6 लोकेशन पर छापेमारी चल रही है। जी, इस पूरे मामले में कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं मुकेश? देखिए, इसमें अर्पिता मुखर्जी जो हैं उन्हें अरेस्ट किया गया है। पार्थ चटर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। कई बिचौलिए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। तो दर्जनों लोग इस पूरे मामले में अरेस्ट हो चुके हैं और लगातार अभी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस मामले को लेकर सीबीआई भी जांच कर रही है। तो अलग अलग एजेंसियां इस पूरे घोटाले को लेकर जांच कर रही हैं और दर्जनों की संख्या में इस पूरे मामले में लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल के कई बड़े चेहरे हैं जिनको ईडी ने अरेस्ट किया है और घोटाला जो है काफी बड़ा है। जी, शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो ईडी के छापे पड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में ईडी ये छापेमारी कर रही है। और वहीं एक अलग भर्ती परीक्षा घोटाला राजस्थान को अपनी चपेट में लिए हुए है। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में 24 और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स एसओजी की रडार पर हैं। इससे पहले इस मामले में 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो इस वक्त पुलिस की रिमांड में हैं। इनसे पूछताछ के आधार पर 24 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों के नाम सामने आए हैं। अब इनसे भी एसओजी की टीम पूछताछ कर रही है। और यूपी राजस्थान के बाद हरियाणा में भी पेपर लीक का मामला सामने आया है। 10वीं की बोर्ड एग्जाम में पेपर लीक का भांडाफोड़ हुआ है। नूंह में शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने परीक्षा केंद्रों पर छापा मारा। निजी स्कूल के कई शिक्षक नकल के आरोप में पकड़े गए हैं। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने उड़नदस्ते के साथ ये छापेमारी की। नकल के 33 मामले दर्ज हुए हैं। 15 युवक हिरासत में भी लिए गए हैं। आरोपियों के मोबाइल में लीक प्रश्न पत्र की तस्वीरें मिली हैं। परीक्षा सेंटर रद्द कर दिया गया है। सभी कर्मचारियों पर एफआईआर के आदेश भी दिए गए हैं। बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव जी आए थे, उनके साथ उनकी टीम साथ थी। वो यहाँ पे पहले अपने निक्की स्कूल है वहाँ पे गए थे। वहाँ पे उन्होंने यूएमसी बनाई है और कुछ टीचर हिरासत में लेके हमें हमारे हैंडओवर किए हैं।
तो इसी मुद्दे पर और ज़्यादा जानकारी और चर्चा के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली के पास। गजाली, बहुत अहम है क्योंकि 10वीं की बोर्ड परीक्षा है ये, और ये हर छात्र के भविष्य के लिए बहुत अहमियत भी रखते हैं। ऐसे में जब ये मामला सामने आ रहा है तो सबसे पहला सवाल तो ये कि ये कौन से बोर्ड की परीक्षा है, राज्य बोर्ड है या फिर CBSE है? नहीं, ये राज्य बोर्ड की परीक्षा चल रही है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो 10th का एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रही हैं। और ये चिंताजनक क्यों है? क्योंकि पेपर लीक तो आप राज्य की तरफ से या केंद्र की तरफ से जो परीक्षाएं होती हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं नौकरी के लिए या भर्ती के लिए जो पेपर होते हैं, वो अगर लीक होती हुई उसकी खबरें अक्सर हम सुनते रहते हैं। कई राज्यों में चलता रहता है, सरकारी परीक्षाओं और भर्तियों के पेपर लीक होते हैं। लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक क्यों है कि अगर 10वीं और 12वीं के ही परीक्षा में नकल भी हो और पेपर लीक भी हो। हरियाणा के नूंह में न सिर्फ नकल की तस्वीरें सामने आ रही हैं बल्कि पेपर भी लीक हुए हैं, और वहाँ पर 100 से ज़्यादा केसेस जो हैं नकल के देखने को मिले। जब शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष कह लें या जो प्रधान हैं वो वहाँ गए थे जब देखने के लिए, तो उनके खुद के उड़न दस्ते ने कई स्कूलों में नकल करते हुए बच्चों को भी पकड़ा, स्टाफ को भी पकड़ा। कई स्कूलों में जो स्टाफ तैनात थे उनकी बर्खास्तगी की भी मांग की है, और कई लोगों के ऊपर जो है FIR भी दर्ज हुई है। जी, और ऐसे में अब ये परीक्षा और ये सेंटर रद्द कर दिया गया है, और क्या फैसले लिए हैं इस बारे में? जिन जिन सेंटर्स पर न सिर्फ नूंह में बल्कि झज्जर और हिसार से भी खबर आ रही है कि वहां भी कई सेंटर्स पर जो है चोरी या नकल करते हुए लोग पाए गए, विद्यार्थी भी पाए गए, उनके अभिभावक भी पाए गए, और वहां के जो स्टाफ या टीचर्स थे उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है, जिसका विरोध भी हो रहा है। कई स्टूडेंट्स ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तो रूटीन का मामला है, हर साल होता है। खैर, नूंह में अंग्रेजी का जो पेपर था वो कल रद्द किया गया कई सेंटर्स के लिए, और अलग अलग शहरों में दूसरे पेपर्स भी रद्द होने की खबर आ रही है। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए गजाली आपका। तो हरियाणा में भी 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है राज्य बोर्ड की, उसमें नकल करते हुए पाए गए हैं कुछ छात्र हरियाणा नूंह में, और कुछ सेंटर्स की परीक्षा और सेंटर्स को रद्द कर दिया गया है, और वहां के कर्मचारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज करने की बात कही जा रही है।